नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बिजनेस के ऊपर बात करते करते, इकोनॉमी पर, फाइनेंस पर बात करते करते मैं काफ़ी ऑब्जेक्टिव हो चुका हूं, जिसके माने ये है कि ना तो मैं अब सियासी द्योमालाई कहानियों में यकीन रखता हूं, यानी फेरी टेल्स, ना ही मैं अपनी ख्वाहिशात को दूसरों पर ख़बर के तौर पर थोपता और रगड़ता हूँ, और मैं बात वो करता हूँ जो लॉजिकल होती है और इसी की वजह से लोग सुनते भी हैं, देखते भी हैं। बात कुछ ऐसी है कि मैंने आपको क्लियर कट ये बात बताई थी और अब मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि जब तक पीडीएम और पीटीआई का डायलॉग नहीं होगा, इलेक्शन की डेट की अनाउंसमेंट नहीं होगी, आईएमएफ कर्जा नहीं देगा। ये मेरे से आप नोट कर लें। उसकी वजह है, देखें, ये एब्सोल्युटली नॉट, मेरे खिलाफ रिजीम चेंज, ये सब बातें जो हैं ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। नहीं, मैं इमरान खान को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, बल्कि मैं उसके साथ सिंपथाइज भी करता हूँ, लेकिन ये सब टोपी ड्रामा था। ठीक है, रियलिटी ये है कि वेस्ट चाहता है कि इमरान खान आए। ठीक है, मैं नहीं कह रहा, तलाल चौधरी भी बोल रहे थे और लोग भी बोल रहे थे नून लीग के। वेस्ट चाहता ही है। क्यों चाहता है? क्योंकि यार देखो, वहाँ की पॉलिटिकल डायनेमिक्स बड़ी फ़र्क है। गेम बताता हूँ मैं, गेम बताता हूँ। देखो, यूके में एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि यूके में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने रहते हैं उनका कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। वो वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम में इंटीग्रेट नहीं होना चाहते, इसके बावजूद कि स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर भी आपने देख लिया बन गया। ये ऋषि सुनक ना बनता तो हमारा पाकिस्तानी था, वाजिद जवेद शायद उसका नाम था, शायद वो बन जाता। लंदन का मेयर भी, मतलब ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं है बाय द वे, दीज आर सेकंड जनरेशन पाकिस्तानी, इसीलिए आ रहे हैं। जो अभी के गए हुए हैं ना, उनका ध्यान यहीं लगा हुआ है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, जरदारी, इमरान खान, जो वहाँ पे एक जनरेशन रह ली है, वो दे आर ओके, दे आर एडजस्टिंग नाउ। ये साइको प्रॉब्लम, असल में पाकिस्तानी ज़्यादातर साइको हैं ओवरसीज़ जितने, क्योंकि उनका ध्यान यहाँ बटा हुआ है और काम वहाँ लगा हुआ है। इसी तरह वो क्या कर रहे हैं, वो प्रेशराइज़ कर रहे हैं अपने पॉलिटिशियंस को कि आप इमरान के फेवर में आगे आओ, इंटरनेशनल बयानात दो, बोलो इलेक्शन होने चाहिए। अमेरिका में भी यही गेम है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो जाहिर बात है गोरे तो मुंह भी नहीं लगाते, या ये गोरों के साथ नहीं चलते, या गोरों को मुंह नहीं लगाते, या गोरे इनको मुंह नहीं लगाते। आइदर वेज ये उनकी सोसाइटी में इंटीग्रेटेड नहीं है। पाकिस्तानी वही देसी वाली हरकतें करते रहते हैं, हर जगह पर पाए निहारी ढूंढते रहते हैं, इनकी वही हरकतें, ये वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे। तो ये जाकर अपने सेनेटर, अपने कांग्रेसमैन को प्रेशराइज करते हैं कि आप जाकर गवर्नमेंट से बात करो कि किसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है वो कौन सी आनी चाहिए, माइंड यू। इस वजह से वहां से प्रेशर है। वो प्रेशर जो है, इट इज देन ट्रांसलेटिंग इनटू दीज थिंग्स। चलो इसको अब दूसरे डायमेंशन से देखते हैं। दूसरा डायमेंशन ये है कि अब ये पीटीआई वालों ने नया पॉइंट पकड़ लिया ह्यूमन राइट्स वायलेशन का। अब ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे प्ले करेंगे, इसकी वजह से उनके पॉलिटिशियन मजबूर हैं। उनके पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं कि अब वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर। देखो, इन लोगों के इंटरव्यू नहीं आते। इमरान का इंटरव्यू हर किसी ने ले लिया, टाइम वालों ने ले लिया, सारे इंटरनेशनल, अल जजीरा ने ले लिया, इसने उसने। ये फनकार हैं बहुत, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बड़ी होल्ड है। मेरे ख्याल से इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी करोड़ से ज़्यादा है, शायद 2 करोड़ ही हो, आई डोंट नो। आपकी अपनी आबादी तो बता दी ना अब इन्होंने सेंसस में कि 23 करोड़ से ज़्यादा है। अब किसी ने 22 करोड़ कहा ना, तो मैंने यहाँ पे छितर रखा हुआ है। आपका ऑफिशियल सेंसस अब 23 करोड़ से ऊपर चला गया है। अब बातें हो रही हैं 25 की। अब अगर किसी ने 22 करोड़ बोला ना, तो मैं बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा, मैंने छितर यहाँ नीचे रखा हुआ है। अब नहीं बोलना कोई 22 करोड़ मुझे। अच्छा, आगे चलते हैं, इसको इन शॉर्ट रखते हैं क्योंकि मैंने गेस्ट का तारुफ कराना है। अब क्लैरिटी इसमें यह है कि अब प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर कि आप किसी तरह गिव इन करो, गिव इन कर निगोशिएट करो, निगोशिएट करके न्यू इलेक्शंस अनाउंस करो। अगर न्यू इलेक्शंस अनाउंस हो जाते हैं तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है जीतेगा कौन। बोलूँगा नहीं, मैं नहीं बताऊँगा, आपको पता है कौन जीतेगा। इसी वजह से ये इलेक्शन नहीं होने दे रहे, पता आपको भी है, गलती इनकी नहीं है। अब मुझसे कोई पूछे तो मैं नून वालों को बताऊँ ना कि आप इलेक्शन कैसे जीत सकते हो, लेकिन ये इलेक्शन जीतने के बारे में सोच नहीं रहे, इलेक्शन रोकने के बारे में सोच रहे हैं। आप इलेक्शन जीतने के बारे में सोचो। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल है, गुफ्तगूएं कराते चलूँ। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब मारूफ ताजिर सनतकार हैं, सियासत से भी मंसूब हैं, साबिक सीनियर नायब सदर PCCI भी हैं, ऑनररी काउंसिल जनरल भी हैं यमन के। अब इनके साथ गुफ्तगू शुरू करता हूँ इसी मौजू के ऊपर। सर, आप जानते होंगे कि सियासी हालात जो हैं वो बदल रहे हैं और सियासी तौर पर अब डायलॉग मजबूरी बन चुका है। मैं माजी के अंदर
समझाता रहा प्रोग्रामों के अंदर, आपने भी बहुत दफ़ा जिक्र किया कि PDM और PTI को आपस में डायलॉग करना पड़ेगा। आप मजबूर हो गए। अगर शुरू में सुन लेते, आप जैसे अक्लमंद लोगों की सलाह ले लेते तो बेहतर रहता, लेकिन आपको पता है हमारे सियासतदान बड़े ज़िद्दी होते हैं। जब तक द न्यूज़ डज़ नॉट गेट टाइट अराउंड देयर नेक, तब तक ये काम नहीं करते। अब अनफॉर्चुनेटली दे आर इन क्वागमायर। आपने इसके मुतालिक बात भी की है, आज मेरा कॉलम भी इस पे आया है, तो मैं चाहूँगा थोड़ा इसके बारे में आप तफसील से हमें बताएं कि ये डायलॉग एक तो होना चाहिए, मिसाक मईशत, और मुस्तकबिल में क्या देखते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं। आपने इतनी सारी जो बातें की प्रेम्बल में, और जिस पे मैं जवाब देना चाहूँगा। पहली चीज़ तो यह है कि अपोजिशन एंड PDM का जो अलाइंस है, दोनों को ये एहसास हो गया है कि अब टेबल पे बैठना होगा। अब सवाल यह है कि जो इंतखाबात तो कराने हैं, कोई अक्टूबर कह रहा है, कोई मई का कह रहा है, कोई बीच की भी प्रपोजल दे रहा है, इन बिटवीन रखे जा सकते हैं। जी जी। तो मैं नहीं समझ रहा है ये चीज़ कोई इतनी रिजिड है कि जो हल ना हो सके। अगर आप टेबल पर बैठते हैं तो ये चीज़ हल हो सकती है। जमात इस्लामी ने एक इनिशिएटिव लिया है और वो सबसे मिलने जा रहे हैं। इमरान साहब ने एक कमेटी बना दी है उनसे मुज़ाकरात करने की। बेहतर तो ये होता है कि वो रास्त उनसे मुज़ाकरात करें, बराह रास्त करें तो वो बेहतर है, वो बेहतर होता। और दूसरी चीज़ जो है, वो जरदारी साहब ने भी एक कमेटी बनाई है, यूसुफ रज़ा गिलानी और नवीद कमर के साथ, और उनका भी यही था कि सबसे मिल के डायलॉग शुरू किए जाएँ। तो ये सब ने एहसास कर लिया है कि हम बंद गली में जा चुके हैं बिल्कुल। और अब हमें डायलॉग से इससे निकलना होगा, और डायलॉग में सबका फ़ायदा है। कोई भी डेट मुतफ़क्का हो जाती है कि भाई तमाम इंतखाबात इस डेट पे, लेकिन हमारे सियासतदान जिद्दी क्यों हैं? वाई बंद गली में आके फंसना क्यों है? जब जिस दिन प्रॉब्लम अराइज किया उसी दिन आप प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लो। देखें, इसमें पहले था मफादात। PDM नहीं चाहती थी अभी इलेक्शन में जाना, वो चाहती थी कुछ काम करे, अपनी साख बढ़ाए, लोगों से जो महंगाई वगैरह उसको कम करके पॉपुलरिटी हासिल करे और उसके बाद इलेक्शन में जाए। लेकिन उन्हें ऐसा मौका नहीं मिल सका। एक के बाद एक आपने कीमतें बढ़ाई, टैरिफ बढ़ाए, IMF के जो शराइत, लेकिन आप पीपल पार्टी से मंसूब भी हैं। पीपल पार्टी का अपना तशख़्ख़ुस है। जी। तो PDM तो एक अलायंस है, लेकिन पीपल पार्टी का तो अपना तशख़्ख़ुस है। हुकूमत इसी वजह से देखें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सदारत कर रहे हैं उसकी। जी, तो वही मैं कहना चाह रहा था आपसे कि हमने तो वो वजारतें नहीं संभाली हुई हैं जो डायरेक्टली इकोनॉमी के रिलेट्स करती हैं, जिसमें फाइनेंस है, जिसमें एनर्जी है, जिसमें पेट्रोलियम है। फैसले तो उन्होंने करने। फिर ये जो कन्फ्रंट्रेशन हो रही है सुप्रीम कोर्ट की, ये भी बहुत अगली होती जा रही है और इसको भी तूल नहीं दिया जा सकता। लिहाजा बेग साहब, यहाँ पर मैं वजाहत कर दूँ कि आप पता होगा बीबी साहिबा ने ही जदीद पीपल पार्टी की बुनियाद रखी। उन्होंने भी कभी अदलिया पर इस नोयत की तनकीद नहीं की जो आजकल हो रही है। मुझे आज भी याद है कि बीबी का जो सानिया पेश आया, ने भी क्लियरली कहा कि इलेक्शन आइन के मुताबिक होने चाहिए। उन्होंने बाकायदा ये कहा कि इलेक्शन जितने जल्द हों उसको कराए जाएं। तो ये तो हमारे पार्टी का मौक़िफ़ तो आपके सामने है। देखें, ये जमहूरी तकाज़ों की थोड़ी बहुत मेरे ख्याल पामाली हो रही है, क्योंकि बीबी इसके बावजूद कि आप जानते होंगे कि भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ, बीबी खुद और जरदारी साहब किस तरह, लेकिन 2007 में जब लॉयर्स मूवमेंट चली और जज बहाली का मामला चल रहा था तो बीबी गई, आपको याद होगा, इस तक के सुप्रीम कोर्ट जज कॉलोनी तक गई, आपको याद होगा। गलत कह रहा हूँ? तो आज आप लोग गलत कर रहे हैं, मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए ये। नहीं, देखिए, सियासत एक तो ये चीज़ मैंने बता दी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल जल्द से जल्द इलेक्शन करना चाहती है। वो चाहती है, और उसने जरदारी साहब ने कहा है कि आइन के जो है मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए, और आइन जिस तरह से कहता है जितनी जो भी वक्त है हमें अनाउंस करना, और उसके लिए कमेटी भी बना दी है कि मुज़ाकरात करें। दूसरी चीज़ उससे ज़्यादा अहम है, मिसाक जमहूरियत, वो कभी इतनी ज़रूरी नहीं थी जितने अब हो गई है कि उसके ऊपर इत्तेफाक करके। अब मैं यहाँ मिसाक मईशत, हाँ, मिसाक मईशत के ऊपर, मिसाक मईशत ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी में अब मैं आपको एक नया फॉर्मेट तजवीज़ करने जा रहा हूँ। हम बहुत बड़ी चीज़ें 10 साल के 15 साल के लिए मुल्की माशत का रोड मैप, इतना टाइम नहीं है आपके पास। लेकिन आप जो अहम इश्यूज़ हैं जिसमें CPEC है,
جس میں سرکولر ڈیٹ ہیں، جس میں نقصان میں چلنے والے اداروں کی نجکاریاں ہیں، جس میں سرکولر ڈیٹ ہیں، جس میں ڈالر کا ریٹ جو ہے، یہ وہ چیزیں ہیں اور سی پیک ہے، آئی ایم ایف ہے، یہ 6-7 چیزیں، ان کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کو ایک متفقہ اسٹانس لیں. نہیں لیکن سی پیک تو اب ڈیڈ پروجیکٹ ہے، سی پیک کا ذکر کہیں نہیں آیا. آپ نہیں کر سکتے نا اس کو. آپ نے چائنا نے ابھی بھی بیل آؤٹ $2 بلین جو ہے سب سے زیادہ چائنا نے دیا آپ کو، جو رول اوور کرا ہے، اور وہ اس کے کمرشل بینکوں کا کنسورشیم کا کمرشل لون تھا. تو چائنا ایک ریلائبل پارٹنر ہے. آپ نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، آپ نے جو $45 ارب کی انویسٹمنٹ کرائی ہے، آپ نے 10,000 میگا واٹ کی جو بجلی اضافی جو ہے نیشنل گریڈ پہ ڈلوائی ہے. آپ ان تمام پروجیکٹ کو جس کا ایکسٹینشن گوادر ہے اور اسپیشل اکنامک زون ہے، آپ شیلف نہیں کر سکتے. اور یہ نہیں ہو گیا نا شیلف. دیکھیں شیلف اس لیے ہو گیا کیونکہ وہاں سے ہائی وے بنانے کے بجائے رٹو ڈیرو تک اب آپ ورک کر رہے ہیں M9 کے آگے حیدرآباد تو سکھر. اگر سی پیک کے اوپر کام ہو رہا ہوتا پھر تو رٹو ڈیرو پہ کام ہو رہا ہوتا، رٹو ڈیرو گوادر انٹرسیکشن پہ. وہاں تو کام نہیں ہو رہا، اس کا مطلب وہ اسٹال ہو گیا. مقصد ہے کہ سی پیک میں جو ڈینٹ پڑا ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت سے جب رزاق داؤد صاحب نے یہ کہا کہ سی پیک کے منصوبوں کو ہم ریویو کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے ہمارے ملک کے لیے مفاد میں کون سے ہیں، اور ہولڈ آن کر دیا اس کو. یہاں سے سی پیک کا آپ کا جو ایک نیشنل منصوبہ تھا، یہ کسی ذاتی سیاسی جماعت کا نہیں ہے کہ پی 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 کا تھا یا مسلم لیگ نون کا تھا یا پی ٹی آئی کا تھا یا نہیں تھا. یہ نیشنل منصوبہ تھا، اور اس نیشنل منصوبے کو آپ نے کن بنیادوں پہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن آپ نے اس پورے پروجیکٹ کو ڈسکارڈ کیا، آپ نے سلو ڈاؤن کیا، آپ نے اس کانفیڈنس جو تھا ایک دوسرے پارٹنرز کا ایک دوسرے پہ ختم کرا. اور چائنا اس کے اوپر بہت ناراض ہے. اور گوادر اور اسپیشل اکنامک زونز ایک بالکل واضح مثال ہے کہ اس میں کوئی پروگریس نہیں ہوئی. لہٰذا یہ اب ضرورت ہے کہ آپ نیشنل کنسنسس میں رائے آپ کے حساب سے ایک رائے، کیونکہ آپ ایک انٹرنیشنل ڈپلومیٹ بھی ہیں، آپ کو ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیب آپ کی گود میں آ گرا. میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سیب اس طرح سے آپ کی گود میں آ گرا کہ ہندوستان، چین و دیگر ممالک اس خطے کے وہ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنا چاہ رہے ہیں ویسٹرن اکانومیز سے. اب ویسٹ کو شاید یہاں پہ پارٹنر نہیں ملے گا. آپ کو موقع مل گیا، قدرت نے آپ کو یہ موقع دے دیا. آپ اس موقع کو ضائع کریں گے یا اس موقع کو اویل کرنا چاہتے ہیں؟ دوبارہ سے 1960s اور ارلی 1970s کا اپنا رول دوبارہ سے گریب کرنا چاہتے ہیں؟ 80s میں جو آپ کا رول تھا وہ گریب کرنا چاہتے ہیں، یا اس کو بھی لوز کرنا چاہتے ہیں اس اپرچونٹی کو؟ دیکھیں، ریجنل ٹریڈ، ریجنل سیاست، ریجنل ڈپلومیسی یہ ثابت ہوئی ہے کہ اس وقت تمام ماڈل میں سب سے زیادہ کامیاب گئی ہے. ریجنل جو بلاکس بن رہے ہیں جس میں چائنا اور رشیا نے جو ہاتھ ملایا ہے، اور پوٹن چائنا جب گئے ہیں تو آنکھیں کھول دی ہیں دنیا کی. اسی طرح سعودی عربیہ اور ایران کا جس طرح سے مفاہمت ہوئی ہے اور ایمبیسیز اب کھل رہی ہیں، تعلقات بحال ہوئے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑا میسیج ہے. یمن میں ہوتیز کے ساتھ آج ہی جہاز ہوتیز کو جو سعودی عرب میں قید تھے، پورا جہاز واپس آیا ہے، ان کو ریلیز کرا ہے، اور وائس ورسا دوسری طرف سے بھی ایسا ہوا ہے. تو یہ سب چیزیں بہت اہم ہیں، لیکن پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے نا، اپنے آپ کو الائن کرنے کے لیے. لیکن پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے یہ. دیکھیں اگر ان دونوں، دیکھیں یہ بات سر چھوڑ دیں آئیڈیالزم کی، ان دونوں کی رائے ہو گئی، آپ تو انٹرنیشنل ڈپلومیٹ ہیں، انٹرنیشنل پرسنالٹی. پاکستان کے لیے نقصان ہے. پاکستان کو اب یہ لفٹ نہیں کرائیں گے، نہ یہ لفٹ کرائیں گے نہ وہ لفٹ کرائیں گے. پھر اگر وہ لوگ اپنا اتحاد بنا لیتے ہیں جو آپ کہتے ہیں سپر پاورز ہیں، تو پاکستان تو پھر پنجابی کی ایک کہاوت ہے گواچی گاں، تو پاکستان ایک گواچی گاں بن جائے گا. وی نیڈ ٹو میک آر الائنمنٹ پراپرلی. یہاں آپ ویسٹ کی کوئی سیٹلائٹ نہیں ہے، ہم ویسٹ کی سیٹلائٹ بن جائیں. میں اس کو فیور کرتا ہوں، ہمیں فائدہ ہوگا بیکاز وی کین ناٹ گیٹ اے بیل آؤٹ فرام اینی ون ایلس. کہ ہم ویسٹ اور امریکہ کے بغیر ہمارا ٹریڈ، ہماری فائنینشیل میٹرز ناممکن ہے. ناممکن. آج آئی ایم ایف جو ہمیں کوئی ویور نہیں دینے کو تیار ہے، وہ اسی وجہ سے کہ امریکہ اور یورپ ہم سے خوش نہیں ہے. جی. وہ ہم ان کے گڈ بکس میں نہیں ہیں. تو
یہ بات تو میں پہلے دن سے کہتا آیا ہوں کہ وداؤٹ افیکٹنگ اوور ریلیشن شپ ود ویسٹ اینڈ امریکہ، اگر آپ چائنا کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کے ساتھ بھی الائن کریں اپنے آپ کو، یہ ایک آرٹ ہے ڈپلومیسی کا۔ دیکھیں یہ بات تو آپ نے بڑی خوبصورت کی، لیکن اس میں آپ نے یہ بھی بتا دیا بڑی واضح کہ ان کے انٹرسٹ کو اب آپ نے پروٹیکٹ کرتے ہوئے یہاں پر دیکھنا ہے۔ بالکل، میں بھی اسی کے فیور میں، لوگ بڑے ناراض ہوتے ہیں، بات یہ ہے کہ ویسٹ کے ساتھ بنا کے چلیں۔ We must realign ourselves just like we had realigned ourselves in the 80s. I can assure you in the 80s we had good relations with China and we had good relations with the West. We became a very powerful country, much more powerful than India. India feared us in 1984 that we could break India because we had become an economic superpower of this region. اب پاکستان کو معاشی طور پہ کامیاب ہونے کے لیے میں ایک وضاحت سے بات بتا دوں، کوئی بھی ان میں سے سیاسی لیڈر اگلا وزیر اعظم بن جائے، پتہ آپ اپنے ذہن سے جو بھی، وہ تو میں آپ کے ساتھ تھوڑی تفریح کر رہا تھا کہ آپ اپنی مرضی سے انتخاب کر لیں کہ وزیر اعظم کون بنے گا، لیکن سچ بات یہ کوئی بھی وزیر اعظم بن جائے، آپ کے ملک کے معاشی حالات تبھی ٹھیک ہوں گے جب آپ دور اندیش ہوں گے، آپ کی پلاننگ لانگ ٹرم ہوگی۔ لوگ سارے ہی اچھے ہیں، یقین کرو، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، بلاول صاحب بھی اچھے آدمی ہیں، میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، دور اندیش بھی ہیں، بات کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے، سلیقہ بھی آتا ہے۔ زرداری صاحب بھی اچھے ہیں، شہباز شریف صاحب از آلسو گڈ اینڈ ہی از گڈ ان دیز تھنگز جو ابھی ٹی وی پر ہو رہی ہیں، ایکشن، ایگزیکیوشن، گراؤنڈ لیول، ہی از ویری گڈ ایز سی ایم، بٹ پی ایم مطلب وہ ایک اور بات ہے۔ نواز شریف صاحب ویری گڈ ویژنری پرسن وین اٹ کمز ٹو ٹیکنگ ادر پیپلز اوپینین۔ مریم صاحبہ ویری گڈ، عمران خان ویری گڈ، سب ویری گڈ، لیکن ان سب ویری گڈ لوگوں نے ملک کی معیشت ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ملک کی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے بیگ صاحب اسپیشلسٹ، پلیز کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، علیحدہ سبجیکٹ، اور معیشت کے لیے ہم نے کبھی سنجیدگی سے معیشت کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہی نہیں ہے۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو غلط پالیسی ہم نے اختیار کی، آج جس حشر پہ ہم پہنچے وہ کیا تھیں، پھر اس کو اگر ہم ریفارم کے ذریعے بہتری لانا چاہتے ہیں تو کیا کیا جا سکتا ہے، شارٹ ٹرم میں، میڈیم ٹرم میں، لانگ ٹرم میں۔ جی جی، مثال کے طور پہ آپ نے جو پاکستان کی اسٹرینتھ تھی ایگریکلچر اور مینوفیکچرنگ، ان دونوں کو چھوڑ کے آپ سروس سیکٹر میں چلے گئے، امپورٹ بیس اکانومی بنا لی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے بجائے، یہ بلنڈر تھے۔ جو اسٹرینتھ ہے اس کو آپ اسٹرینتھ کے طور پہ یوز کریں۔ بابا قوم نے بھی زرعی صنعتی پاکستان کا خواب دیکھا تھا۔ اسی طرح ہم نے ایکسپورٹ کے ساتھ ساتھ روپے کے ساتھ ہم کھیلتے رہے ہیں، مینوپولیشن کر کے اس کی آرٹیفیشلی قیمت رکھی ہے۔ اس کی وجہ سے جب بھی آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، ایک سال میں 50% سے زیادہ روپے جو ہے وہ ڈیپریشیٹ ہو جانا، وہ آپ کی روپے کی، آپ کی کرنسی کی اسٹرینتھ چیخ کے بدلاتا ہے۔ بیگ صاحب لیکن اب آپ جیسے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اب اس چیز کو اکنالج کروائیں نا عوام کو کہ ہماری اکانومی سسٹینیبل ہے نہیں، ہم ایک امپورٹ بیسڈ کنٹری ہیں۔ آپ نے خرچے بڑھائے ہوئے ہیں، آپ نے ان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچرز جو ہیں بڑھائے ہیں، آپ نے قرضے اتنے زیادہ لے لیے ہیں جو سسٹینیبل نہیں ہیں۔ آپ کا 70% ریونیو جو ہے وہ قرضوں کی مد میں ادا ہو جاتا ہے، جو آپ کے پاس پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے کہ آپ ملک کی انفراسٹرکچر یا ترقی کے لیے کچھ کر سکیں۔ آپ نے جو پرائرٹیز چھوڑی ہیں، جو غلطیاں کی ہیں، ان کو درست کرنا ہوگا۔ آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ جتنا جلد سے جلد کرنا کر لیں، کیونکہ آئی ایم ایف سے اگر ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو وہ تمام دروازے بند رہیں گے جو ڈالر کے آنے کے ہیں۔ آپ کے ریزرو جو 4 بلین کے ہیں، یہ بمشکل 1 مہینے کے امپورٹ بل پورا کرنے کے لیے ہیں۔ آج ایئر لائن میں ٹریول کر رہا ہوں گھانا پہ، ورلڈ فیڈریشن آف کونسل کی بورڈ میٹنگ ہے، نہ ٹرکش ایئر ویز مجھے ٹکٹ دینے کو تیار ہے ٹریول ایجنٹ کے ذریعے، نہ ایمریٹس ایئر لائن مجھے ٹکٹ دینے کو تیار ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آن لائن پیمنٹ کریں، باہر پیمنٹ کریں، باہر کے کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ ہو۔ آپ نے یہ حالات کبھی نہ سوچے تھے نہ دیکھے تھے۔ آپ نے ایئر لائن تک کی جو ان کی پیمنٹ ہے $225 ملین ان کی تھی فروری میں جو ہم نے دینے تھے، اب تو وہ بہت بڑھ گئے، اب تو
4 लाख से ज़्यादा हो गए होंगे। तो ये सवाल है कि आपने अपनी साख को जो है मुतासिर हो रही है, मुतासिर करा है, आपने क्रेडिबिलिटी अपने ख़त्म करी है। एक मासूमाना सवाल था आपसे जी, आपने अपने मुल्क के सारे एसेट्स जो हैं वो चैनल करके रियल एस्टेट में डाल दिए। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इन सारी हाउसिंग सोसाइटियों में जो पैसे लगाए हुए हैं इनको डॉलर में कन्वर्ट कर दें, आपके पास इतना डॉलर इकट्ठा हो जाएगा कि आपके पास जगह नहीं होगी इकट्ठा करने की। लेकिन वो भी बहुत बड़ा जुल्म है। आपने अपनी एग्रीकल्चर लैंड को सोसाइटियों में कन्वर्ट करते रहे और वो नए नए बच्चे जो बिजनेस में जब उनके पास अरबों रुपए आए तो फरारी गाड़ी और बेंटले गाड़ी लेके वो उनकी लाइफ की तरजीहात बदल गई। ये मैं कहता हूँ एग्रीकल्चर क्यों पिटा? एग्रीकल्चर पिटा, एक तो कॉटन के एरिया को आपने शुगर केन के एरिया पे इतना, दूसरा एग्रीकल्चर की ज़मीन थी उसमें इतना प्रॉफिट नहीं होता था, आपने बेच के वो तमाम ज़मीनें सोसाइटी लॉन्च कर दी, सही ना, जिसमें अरबों रुपए लोगों को मिले। लेकिन क्या हुआ, एग्रीकल्चर का कल्टीवेटेड एरिया जो है कम हो गया, पैदावार आपकी कम हो गई। कॉटन की हमें 9 से 10 मिलियन बेल हर साल मिनिमम चाहिए होती है, इस साल 5 मिलियन बेल भी आपको नहीं मिली है। बाकी इंपोर्ट करने होंगे, कहाँ से इंपोर्ट करेंगे? डॉलर आपके पास है नहीं, एलसीसी स्टेट बैंक खुल नहीं रहा, रॉ मटेरियल की भी जो सप्लाई जो है मुतासिर हुई है, जिससे सप्लाई चेन आपकी डिस्टर्ब हो गई है। मेरी एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री में वो चीज़ें जो हम इंपोर्ट करते थे, डाइज हैं, केमिकल हैं, फिलामेंट यार्न है, पॉलिस्टर यार्न है, मेड फाइबर है, इनकी सप्लाई नहीं हो रही है, तो आप एक्सपोर्ट की चीज़ें कैसे बनाएंगे? आप एक्सपोर्ट की डिलीवरीज नहीं दे पाए। फिर आखिरी सोने पे सहागा, मार्कअप रेट बढ़ा के आपने 21% स्टेट बैंक का करवा दिया है। असल में बात जो 24% बैंकों के रेट बन गए आर्टिफिशियली आपने देखे, ये अब आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, आप बैंकिंग कमेटी के भी काफ़ी अरसा सरबराह रहे हैं, आप लोगों ने जिद लगा के आर्टिफिशियली इंटरेस्ट रेट को नीचे रखा हुआ था। असल नुकसान उसकी वजह से हुआ है। आर्टिफिशियली डॉलर को कंट्रोल करना तो बुरा ना मानना, मैं खुल के बात करता हूँ। आपका एक बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट ने ज़बरदस्ती इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को हर तरह से वायलेट करके किसी भी तरह ज़बरदस्ती अपने इंटरेस्ट रेट को आर्टिफिशियली लोअर करके अपनी बिजनेस को वायबल बनाया हुआ था। इसकी वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ। सच्ची जो मैं आपसे मेरी बात सुने, ये मैं बिल्कुल कहूँगा, जो टर्फ एरा पे फाइनेंसिंग हुई थी 1-2% पे, 5 अरब डॉलर की मशीनें आ गई, वो वेयर हाउसेज में पड़ी हैं क्योंकि उनको लगाने के लिए ना बिजली है ना गैस है, और 14% वर्किंग कैपिटल आप लेंगे 14% पे, वो बारे में नहीं आता। कोई बिजनेस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसमें 24% अब बैंकों को भी मार्कअप वापस कर दें, सब भी लोनों के अगेंस्ट। और लोन हमारे जो होते हैं वो कुछ 10-20 करोड़ नहीं होते, वो आपके होते हैं 150, 200, 300 करोड़, तो उस पर 24% आप अदा नहीं कर सकते। इन सब चीजों ने आपकी तो आपने मेरी बात मान ली ना, कर दिया। आपने मेरी बात मान ली ना फिर एक तरह से कि आर्टिफिशियली इंटरेस्ट रेट को लोअर रखा गया। गलत किया। देखिए रियल उसमें भी कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया, वो भी आपने बयान कर दिया। कम था, रियल इंटरेस्ट रेट हमारा कम चार्ज किया गया है। लेकिन इन सब गलतियों से ये जो बातें मैंने बतलाई, इससे सनत पिट गई, ज़मीनों, सोसाइटियाँ और शुगर केन काज से आपकी ज़रात पिट गई। अब आप रह गए किस पे? मैं आपको बता रहा हूँ, आप प्लाटों में से पैसा निकलवा दें और FE25 को दोबारा से, जिस तरह से शुरू में आपने उसका स्टेटस रखा था फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट का, उसको दोबारा से वैसे लेकर आए। अगर डॉलर, इफ़ योर कॉफर्स आर नॉट फिल्ड टू द ब्रिम, तो फिर मुझे आप बोलिएगा। आप FEBC जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट ले आए ना, आप छोड़ें सारी बात। आपने तो FEBC, आपको याद होगा जब हमने आगाज में प्रोग्राम करना शुरू किया था तब मैच्योर होकर खत्म हो रहे थे, याद होगा आपको? जी हाँ, जी हाँ। हम तो काफी अरसे से एक साथ कर रहे हैं प्रोग्राम। आप FEBC जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट ले आए, आपको डॉलर मिल जाएंगे। वाई डू यू वांट टू वेट टिल द लास्ट मोमेंट? मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। दिस IMF लोन इज नॉट गोइंग टू फिक्स पाकिस्तान इकोनॉमी, यू नो इट। इन द लॉन्ग टर्म वील हैव टू डू समथिंग। क्या कहते हैं? देखिए, दो अलग-अलग चीज़ें हैं। आप लोगों का एतमाद, डोनर्स एजेंसी का एतमाद, फ्रेंडली कंट्रीज का एतमाद गेन करने के लिए IMF में आपको जाना होगा। और IMF में हर शर्त पे हम जा भी रहे हैं क्योंकि हमारा सर्वाइवल है। लेकिन IMF के जाने से मसले हल नहीं होंगे। IMF के जाने से एक पार्ट है कि वो दरवाजे जो डॉलर आने के बंद हो गए थे, वो दरवाजे थोड़े से खुल जाएंगे।
एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर, आप भी जानते हो रियलिटी ये है कि ये फंड्स जो हमारे लिमिट सैंक्शन है, अप्रूव है, वो आ सकती है। ये खाली वो इंजेक्शन है ताकत का जो वक्ती तौर पर आपको चलाएगा। उसके बाद आपने रिफॉर्म्स तो करनी है, रिफॉर्म्स आप नहीं करेंगे इस मुल्क को अगर तो प्लाटों का पैसा निकलवाएं ना, डॉलरों में रखवाएं, क्या फायदा है? आप मुझे बताएं मुल्क की नेशनल इकोनॉमी को क्या फायदा है प्लाटों से? आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, मैं आपकी बात कर रहा हूं ना, मैंने तभी आपसे कहा कि सोसाइटियों ने हमारे मुल्क की, तो सर इसका सोल्यूशन भी तो निकाले ना कि पैसा यहां से निकले, वापस आए नेशनल इकोनॉमी में, इंडस्ट्री में लगे, बिजनेस में लगे आप लोगों के साथ। क्या कहते हैं? लेकिन इस मुल्क की अगर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, एक चीज जो आप मुझसे पूछेंगे वो है एनर्जी सेक्टर, जिसमें ये IPPs एग्रीमेंट साइन हुए, जिसमें कैपेसिटी सरचार्ज पे हो रहा है, जिसमें डॉलर में पेमेंटें हो रही हैं, जिसकी वजह से सर्कुलर डेट बन रहा है। आज 4000 अरब रुपए के सर्कुलर डेट है, 2500 पावर के, 1400 गैस के। सही है, इसने आपको इसके लिए बिजली की कीमत पाक स्टडीज की किताब बदलनी पड़ेगी। पाक स्टडीज किताब के अंदर जो नॉनसेंस बातें लिखी हुई हैं वो बदलनी पड़ेंगी। निसाब में सारा नॉनसेंस लिखा हुआ है, मुल्क के पास कोई गैस नहीं है, ना गैस के ज़खायर हैं, ये सब स्टूपिड बातें हैं। पाकिस्तान के पास कोई तेल भी नहीं है, तेल भी हमारे पास 1/3 अपने इस्तेमाल का, अगर हम एग्जॉस्ट कर दें तो शायद चंद सालों में पाकिस्तान के सारे तेल के ज़खायर ख़त्म हो जाएंगे, ज़मीन के जितने भी अंदर घुस जाएं आप। हमें क्लियर पाक स्टडीज़ की किताब को चेंज करके लोगों की जो ब्रेन वॉशिंग हुई हुई है उसको चेंज करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करूँगा कि ये जो पाकिस्तान लोएस्ट तनज़ुली की सतह पर आया है, जहाँ पे एलसीआर नहीं खुल रही हैं, जहाँ पे डॉलर नहीं है, जहाँ पे एयरलाइन की पेमेंटें डॉलर में जो करनी थी वो डिविडेंड नहीं अदा बाहर फॉरेन कंपनी को किए जा रहे, और एक IMF का सुबह उठते हैं तो नई शर्त होती है और उसके पीछे लग जाते हैं। आज जो हमारा ये 73 साल मैशर हुआ है वो गलत पॉलिसियाँ थी, वो आप आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, मैंने भी आपके प्रोग्राम में की। उनकी इस्लाहत करें, तरजीहात बेहतर वाली जो सही है उनको लेके चलें, रिफॉर्म्स करें, और खुदारा अगर मुमकिन हो सके तो चंद इश्यूज़ के ऊपर चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे मुत्तफिक हो जाए, और इलेक्शन तो कराना ही कराना है, जितना जल्द करा दें ताकि ये सूरत हाल जो बिगड़ जा रही है, बद से बदतर होती जा रही है, तनज़ुली की तरफ जा रही है, ये किसी हद तक ये ठीक हो जाए। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली ना टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।